खुदा ना खास्ता अगर दो कजिन्स की आपस में कोई अच्छी मुलाकात हो जाए और दोनों में से एक के घर वाले जो हैं वो डॉक्टर सिराज की बात सुनने में आ जाएं, तो पता नहीं उन उस हंसों के जोड़े का क्या बनेगा। है अच्छा। अ, दिल की बातों के बाद लेट्स टॉक अबाउट पॉलिसिस्टिक ओवरी। साथ में ये कि आई हैव नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट टू डिक्लेयर एट दिस पॉइंट टाइम। इस तरफ डायरेक्शन या कहाँ? कंट्रोल मेरे हाथ में है ना। तो आज की ऑलराइट with this topic, I think what we need to keep in mind is that we need to foster a positive change, also for cousin marriage as well as for the PCO also. And in that, we will talk about 5 basic things. Talk a little bit about epidemiology and the diagnostic criteria, which is ever evolving. जो 2003 में क्राइटेरिया आया था, फिर आगे चेंज हुआ, 6 में गया, 18 में गया, और 2023 में थोड़े और चेंजेस उसमें आए। सम पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स जो कि पीसीओ, ओबेसिटी और एनवायरनमेंट को लिंक कर रहे हैं। थर्ड, एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स जो कि जिनकी क्लिनिकल एप्लीकेशंस होंगी। चौथा जो है सम एविडेंस बेस्ड स्ट्रेटजीज टू डील विद द सिनेरियो। एंड लास्टली कि थोड़ी सी फ्यूचर की डायरेक्शन, और अगर कोई पॉलिसी वाला हमारी बात सुन ले और वो इनकलक्रेट कर ले अपनी चीज़ों के अंदर, या हम करा सकें, तो ये एक अच्छा काम हो जाएगा। सो ओवरऑल प्रेवलेंस इज़ वेरी वेरिएबल। इफ़ वी टेक अलास्का और स्कीमोस, so they have about, you can say, 80-90% of the girls there are of they have PCO, but overall across the world we see it is somewhere around between 6 and 20% of reproductive age जिसमें PCO हमें मिलता है। It also varies कि कौन सा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया यूज़ किया है, एंड द नंबर ऑफ डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज आर देयर, जो क्लिनिकल हैं, बायोकेमिकल भी हैं, मिक्सचर भी हैं उनके, और इट विल डिपेंड। सो इट हैज़ अ लार्ज कहना चाहिए बर्डन ऑफ डिजीज इटसेल्फ। खाली अमेरिका में अगर देख लिया जाए तो अबाउट $4 मिलियन का जो है एक कंट्रीब्यूशन है कि जो हेल्थ केयर के ऊपर लोड है उसका। डिस्पैरिटी ऑल्सो एग्जिस्ट इवन इन द सेम एरिया, और उसमें अर्बन और रूरल पॉपुलेशन को देख लें, हाई इनकम और लो इनकम एरिया में देख लें, अगेन देयर इज अ चेंज। इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड वील टॉक अबाउट दैट। सबसे पहले एक अलग क्राइटेरिया, जो फेमस क्राइटेरिया रोटेनम का यूज़ होता है, उसके लिहाज से आपको ये 3 बेसिक चीज़ें जो मौजूद हैं इसके लिहाज से, और लास्ट अल्ट्रासाउंड के ऊपर तब्दीली भी आई है कि इसको मोर देन 12 फॉलिकल लिया जाए या 20 फॉलिकल लिया जाए, ये भी गुफ्तगू रही है। लेकिन इम्प्रेशन ये होना चाहिए कि एडोलेसेंट के अंदर द क्राइटेरिया शुड बी मोर फ्लेक्सिबल, और ओवर डायग्नोसिस नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट ओवर डायग्नोस। प्रेजेंस ऑफ polycystic appearance on an ultrasound does not mean that she has polycystic ovarian syndrome. It is just PCOM morphology and nothing like that. उसमें प्रॉब्लम नहीं है। सो मैं तो ये बल्कि ये कहता हूँ कि अगर किसी की PCOS की पिक्चर एडोलेसेंट लड़की में आती है 17, 18 या 14, 15 साल की, मैं उनकी अम्मा से यही कहता हूँ खुश रहेंगे, दिस इज़ फाइन, दिस इज़ नथिंग अलार्मिंग, दिस इज़ परफेक्टली ऑल राइट। The ovary is kicking in, producing hormones and creating this kind of appearance, which is pretty all right. हाँ, ये अगर कोई 40 years की एज में या 35 की एज में मौजूद है या 29 की एज में मौजूद है, then it is a issue, not at this young age. इस इंटरनेशनल गाइडलाइन ने जो आगे चेंज किया, उसने एक बड़ा चेंज जो लाया वो ये था कि अगर किसी को हाइपर एंड्रोजेनिज्म के फीचर्स मौजूद हैं और उसके साइकिल इरेगुलर है, यू जस्ट डिक्लेयर इट एज पीसीओ।
You don't need anything. You don't need FSH LH ratio. You don't need AMH. You don't need ultrasound to do this. You simply need to minus the ultrasound, minus the AMH, everything. अगर cycle irregular है और hyperandrogenism के features मौजूद हैं, it is PCO, and you should treat this group of people as you would treat a PCO. Now, ultrasound, जैसे हम लेप्रोस्कोपी में एंडोमेट्रियोसिस में बात करते हैं कि लेप्रोस्कोपी इज नो मोर अ गोल्ड स्टैंडर्ड. यू नीड टू मेक अ क्लिनिकल जजमेंट एंड इवैल्यूएट एंड ट्रीट एंडोमेट्रियोसिस. यहाँ मैं दूसरी बात यहाँ पे कहूँगा, इट इज नॉट मैंडेटरी टू हैव अ अल्ट्रासाउंड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ पीसीओ. क्लिनिकल बेसिस पे डायग्नोस करें, ट्रीट करें. अल्ट्रासाउंड अगर चाहिए भी तो सिर्फ इस बुनियाद पे चाहिए कि यू वांट टू रूल आउट एनी पैथोलॉजी अदर देन, कोई फाइब्रॉइड्स है, कोई ओवेरियन सिस्ट है, उसके लिए नियत डायग्नोस करने की नहीं होनी चाहिए. इट इज़ अ रॉन्ग इंप्रेशन. वी शुड स्टार्ट गिविंग अप दिस. रेडियोलॉजिस्ट थोड़े से नाराज होंगे इसके ऊपर, लेकिन दिस इज एविडेंस बेस्ड, गाइडलाइन रिलेटेड. मैं अपने पास से इजाद नहीं कर रहा. अच्छा, अगर कोई टेस्ट कराना भी है तो FSLH के किट्स को मतरूकात में डालें. अगर करना भी है तो AMH. That will give you the ovarian reserve of a woman, of a girl, कि क्या है नहीं. Overall हम आगे चल के बात करेंगे कि in PCO girls this AMH will be high, significantly high, and how to deal with that we'll talk about it also. So FSH की दुनिया से बाहर निकल जाएं, LH के रेशो से बाहर निकल जाएं. ज़रूरत पड़े भी तो अगर फर्टिलिटी रिलेटेड हमें गुफ्तगू करनी होगी तो AMH पे आएंगे. ये वही बात जो मैंने अभी कही थी, इट्स अ वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर जो है. आज की मेरी स्लाइडें बहुत रंगीन नहीं होंगी. जो है इरेगुलर साइकिल्स हैं, क्लिनिकल एंड्रोजन है, पीसीओ का डायग्नोस सिंपल. बायोकेमिकल टेस्ट में आपके पास जो चंद टेस्ट मौजूद हैं, DHESO4 है, 17-OHP है, आपने ये कर लिया, दैट्स फाइन. द ओनली चीज़ आपको रूल आउट करनी है कि थायराइड से तो नहीं आ रहा ये कोई मसला, आपका ये प्रोलैक्टिन से तो नहीं आ रहा कोई मसला, या एड्रीनल ओरिजिन से तो नहीं आ रहा. ये तीन चीज़ आपने रूल आउट कर दी, आपका डायग्नोसिस क्लिनिकल बुनियाद पे मौजूद है. अच्छा, थोड़ी सी बात इसके ऊपर. ये एलिवेटेड FSLH जो लिखने का मकसद था वो सिर्फ ये है कि ये क्लासिकली कहा जाता है, नॉट रिक्वायर्ड. एलिवेटेड AMH के ऊपर हम बात कर लेंगे. इंसुलिन रेजिस्टेंस पे अगर आ जाए, अगर इस पे देखें तो पेशेंट्स, it is present in 70% of patients who have PCO, not everybody. So हर शख्स को ये डिक्लेयर कर देना कि ये PCO है तो इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होगी, नहीं, हर एक को नहीं होगी, लार्जली होगी. 2/3 women will have जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस. फिर जेनेटिक जो है अगर हम फैक्टर्स देखें तो तकरीबन 250 के करीब जो है जीन्स मौजूद हैं, ऑन पर स्टडीज़ चल रही हैं. यहाँ हमारा क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होगी, लेकिन पीपल हु आर डूइंग क्लिनिकल रिसर्च या बायोकेमिकल रिसर्च उनके लिए इसकी अंदर इंपॉर्टेंस है. जहाँ तक एपिजेनेटिक्स की बात है, ये भी एक एरिया जो है वो हमारे जेनेटिक टेस्टिंग करने वालों के लिए इंपॉर्टेंट होगा. यहाँ अच्छा, ओबेसिटी के साथ अगर हम देखें तो ओवरलैप एग्जिस्ट कर रहा है. पीसीओ ओबेसिटी की तरफ ले जा रहा है और ओबेसिटी पीसीओ की तरफ ले जा रही है. सो यहाँ पे 38 to 88, तकरीबन 90% ऑफ पीसीओ पेशेंट्स विल हैव ओवरवेट. नाउ देयर इज अ बिग ग्रुप ऑफ women who are lean PCO also. Now obesity will exacerbate विजुअल एडिपोसिटी जो है वो प्रमोट इन्फ्लेमेशन और डिस्लिपिडीमिया करती है, तो ये ध्यान में रखना चाहिए. और क्लिनिकल इम्पैक्ट क्या है कि हायर टेस्टोस्टेरोन होंगे और आपका एंडोस्टेरोन बढ़ा हुआ होगा इन स्पेसिफिक ग्रुप के अंदर. अच्छा, डिस्पाइट ऑफ वर्सन मेटाबॉलिक प्रोफाइल, इट हैज़ बीन सीन के लीन पीसीओ और ओबीस के अंदर कोई बड़ा फर्क नहीं आ रहा. फर्टिलिटी के अंदर IVF के लेवल पे, IVF से नीचे उतर के देखें तो हो सकता है फ़र्क हो, लेकिन एटलीस्ट IVF की स्टडीज़ के अंदर कोई फ़र्क नहीं है कि लीन पीसीओ की बात कर रहे हैं या ओबीस की बात कर रहे हैं. फिर हम जो आते हैं कि जो EDC है मशहूर जो है एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टिव केमिकल्स, जिसको एनवायरनमेंट से अब आ रहे हैं, हम ओबेसिटी से निकल के एनवायरनमेंट की तरफ आते हैं. सो ये जो आपके बिस्फॉल्स हैं और फेलिटिसाइड्स हैं, दीज आर ऑल द प्लास्टिक्स काइंड ऑफ अ थिंग दैट वी यूज़ इन आर प्रोडक्ट्स. आप ये कहते हैं जो आप चाय पीते हैं, सिंपल जो पत्ती आप डालते हैं जिस जो लिफाफे में होती है वो, और जो डलती है उसमें बेशुमार प्लास्टिक्स हैं.
मतलब हम जो प्रोसेस फूड खा रहे हैं उसके अंदर बेशुमार प्लास्टिक्स हैं। अगर हम निकालने की देखें एक एक प्रोडक्ट में, तो हर एक के अंदर प्लास्टिक के पीसीस हैं, छोटे छोटे प्लास्टिक की ज़रात। सो दैट इज़ हार्मिंग। तो हमें प्रोसेस फूड से निकलने की ज़रूरत है, बाहर आने की। डॉक्टर शाहीन ने बहुत शुरू में ये बात कह दी थी कि ये जो प्रोसेस फूड से निकले बाहर और ऑर्गेनिक फूड की तरफ आएँ ना। एयर पोल्यूशन के अंदर हमारे यहाँ PM 2.5 वाले जितने भी एनवायरमेंटल में है बेशुमार है। हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड के मतलब एक जो है NO2 के ऊपर एक जो हम जब कुछ क्लाइमेट पे स्टडीज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर बहुत स्पेसिफिकली आ रहा है कि प्रेजेंस ऑफ दीज वंस हाई ऑल्सो चेंज द जेंडर ऑफ द फीटस ना। एक ये बात कि मोर गर्ल्स एंड लेस बॉयज़ जो है, एज इट इज़ हाई इन क्लाइमेट, आपके जो PM 2.5 और NO2 हाई है वहाँ गर्ल्स ज़्यादा होंगी और लड़के कम। स्मॉग के साथ भी ये जिन जिन इलाकों में स्मॉग है, ख़ासतौर पर हमारे पंजाब के इलाके के अंदर ये ज़्यादा आ रहा है, तो डेटा इज़ अवेलेबल फ्रॉम पाकिस्तान ऑल्सो विच नो बडी इज़ ट्राइंग टू लिसन टू इट, इज़ हायर फीमेल रेशो एज कम्पेयर टू बॉयज़। एनेस्थेटिस्ट हु आर दोनों कपल्स अगर एनेस्थेटिस्ट हैं, डेटा हैज़ शोन कि उनके लड़कियां ज़्यादा हैं और लड़के कम। आप अपनी इर्द गिर्द ढूंढ के देख लीजिएगा कि अगर दोनों मेल फीमेल दोनों के दोनों एनेस्थेटिस्ट हैं और अगर NO2 यूज़ कर रहे हैं एनेस्थीसिया में, जो कि अब कम हो गया है, लेकिन दैट एनवायरनमेंट इज़ ऑल्सो अफेक्टिंग अ हायर रेशो ऑफ द फीमेल। सो ये बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि नुकसान दिए जा रही हैं या अच्छा किए जा रही हैं, जो भी है। अच्छा, लाइफस्टाइल में प्रोसेस फूड से जान छुड़ानी है। एजेस, ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इनको कोशिश करके अगर आज के दिन पे हम ये फैसला कर लें, जैसे कज़न मैरिज की बात हुई है, इसमें अगर प्रोसेस फूड रिड्यूस कर दें, हम एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, रिड्यूस कर दें एटलीस्ट। अर्बन वुमेन की जो ख़ास बात है कि उनमें कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म प्रोफाइल्स इज़ वेरिएबल, वाइल रूरल के अंदर जो है लिपिड मेटाबोलाइट्स आर डिफरेंट। सो दिस आर डिफरेंट डाइट पैटर्न्स ऑफ दीज वुमेन विच गिव दिस पिक्चर। सो दोनों का मैनेजमेंट फ़र्क तरीके से होगा। एक में आपको कार्बोहाइड्रेट को डील करने की जरूरत पेश आ रही है, दूसरे में आपको लिपिड्स और उनके मेटाबोलाइट्स को डील करना है। तो दे विल नॉट बिहेव इन द सेम फैशन अगर हम उनको ट्रीट कर रहे हैं। तो साथ में और बात है कि अगर हम एनवायरनमेंट में बात करते हैं तो आपके जितने EDCs हैं इनके अंदर जो है रिस्क और भी PCO का बढ़ रहा है। या अच्छा, अदर देन दैट कि अगर हम जब बात करते हैं इनके ऊपर, तो रिप्रोडक्टिव के ऊपर ये हमारा तीनों कंपोनेंट में PCO, ओबेसिटी और एनवायरनमेंट क्या डाल रही है इम्पैक्ट? इनफर्टिलिटी का इजाफा, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी का इजाफा, हाई रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर। दिस इज डेटा प्रूवन जो है कि बढ़ रहा है। डायबिटीज़ सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रही है। नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीजेस NF-LD वाले जो हैं नॉन एल्कोहलिक सिग्निफिकेंटली हायर इन दीज पेशेंट्स। डिप्रेशन वेरी हाई, एंग्जाइटी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड। एंड लास्टली एडोलेसेंस के अंदर अगर हम देखें तो अबाउट नियरली 50% ऑफ देम आर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग PCO जो बीस हैं। सो हमें अर्ली एज के अंदर ही बल्कि इत्तफाक होता है कि समटाइम व्हेन द मदर ब्रिंग्स हर डॉटर, एडोलेसेंट है 14-year-old 15-year-old एंड शी इज़ अबाउट 80-90 किलोग्राम, पूरी अचानक से वज़न बढ़ गया। तो सवाल यह आता है कि आप सारा दिन सो रही थी क्या? ये बच्ची आपके सामने बड़ी हो रही है, 13-14 साल सामने आपके रहा है, आपको नज़र नहीं आई थी कि ये इसका वज़न पिकअप हो रहा है। अगर शुरू में उसको देख लिया होता तो आज वो इस प्रॉब्लम में ना खड़ी हुई होती, आप उसको पहले डील कर चुके होते। तो नज़र अपनी खुली रखना, ये नहीं कहना चाहिए मेरा बच्चा बहुत चबी है, बहुत क्यूट है, कोरियन लग रहा है या जापानीज़ लग रहा है, जो है चबी है। नहीं, उसको देखें उसका आप क्या हशर कर रही हैं उसका। लाइफस्टाइल के अंदर मामूली सा सिर्फ 5% to 10% वेट रिडक्शन धमाका खेज फ़र्क डाल देगा। फर्टिलिटी में, ओवुलेशन में, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज ले आएगा, इंसुलिन सेंसिटिव में फ़र्क ले आएगा, ग्लाइसेमिक लोड को कम करना। जैसे है कि आप सिंपल स्ट्रेटजी ऑफ हैविंग वाटर बिफोर टेकिंग योर मील, टेकिंग अ लिटिल स्वीट बिफोर द मील जो है प्रॉपर मील, यानी जिसको कहना चाहिए कि प्रॉफिट भी ये करते थे, मतलब मीठा पहले लेते थे जो है,
और उसके बाद प्रॉपर मील खाते थे, उसके बाद थोड़ा सा नमक चखते थे। तो अगर यही सिंपल स्ट्रेटजी हम अडॉप्ट कर लें कि पानी पी लिया, उसके बाद हल्का सा एक मीठा खा लिया, और उसके बाद लंच कर लिया जिसमें 2/3 आपने खाया, 1/3 पे को खाली रखा, और डॉक्टर शाहीन ने भी वही कहा, वो तो 80% तक कह रही है, मैं तो कह रहा हूँ 75% तक चला जाए, 25% खाली रखें जो है। उसके बाद हल्का सा कोई चूरन या नमक आपने चटपटा मुंह कर लिया, ज़रा मुंह का जायका भी हो गया और हाजमा भी हो गया। और फिजिकल एक्टिविटी दिन में, हफ्ते में 3 दिन निकाल लें थोड़ी वॉक लगाने के लिए, ब्रिस्क वॉक, कि आपको महसूस हो कि आपके पास भी दिल है, मतलब दिल को धड़कता हुआ महसूस हो जाए, तो इसका मतलब है कि आपने फिजिकल एक्टिविटी इतनी कर ली है कि वो फ़ायदा देने लग रहा है। सो स्टार्ट डूइंग दैट। दिस इज समथिंग। अब हम आते हैं मेडिकल की तरफ, फार्माकोलॉजी। सारा रिलायंस इस पे नहीं होना चाहिए। डाइट, एक्सरसाइज अपनी जगह है, बिहेवियर अपनी जगह है, फिर उसके बाद हम अद्वियात पे आते हैं। अद्वियात के अंदर आपके पास एक GLP-1 रिसेप्टर्स वाले हैं, दूसरा उसमें GIP है, और तीसरा अब ट्रायड आ गया हुआ है ग्लूकागॉन रिसेप्टर्स वाले। सो सम ऑफ देम आर मोनोफेजिक्स, सम आर बायोफिजिक्स, सम आर ट्राइफिजिक्स, जो तीनों के अंदर। और अभी तक जो सबसे ज़्यादा आपको, मैंने यूजुअली मैं ट्रेड नेम्स नहीं लिखता हूँ, लेकिन यहाँ इसलिए लिखा है मैंने कि अगर किसी से भी मुतासर हो के कहीं पे भी कोई अपना वज़न कम करना चाहे तो इस्तेमाल कर ले और डायबिटीज़ को कंट्रोल कर ले। शौक सारा ये मैंने सारी लिख दी हुई हैं जो एग्जिस्ट करती हैं और जो आने वाली हैं, ठीक है। सेमाग्लुटाइड्स का डेटा सबसे ज़्यादा अवेलेबल है इस वक्त, जो है इस पर सबसे ज़्यादा रिसर्च हुई है। इट इज़ द ओनली GLP-1 एंड यूजेज ऑफ इट इज़ गुड। इसके अंदर जो एक प्रोडक्ट है रेबुलिसिस, इसका 2 times to 3 times डोजेज की अब नई स्टडीज आ रही हैं कि इफ़ यू यूज दैम इन टू 2 or 3 times हायर डोजेज, इट गिव्स अ बेटर काइंड ऑफ वेट लॉस एंड ऑल्सो कंट्रोल द डायबिटीज़। ट्रिज़ाप्राइड्स जो है ये मौजूद है। दिस वन हैज़ कम इन टू ओरल फॉर्म। दिस वन इज स्टिल अंडर प्रिपरेशन और ट्रायल्स में। इट हैज़ नॉट बीन मार्केटेड येट, इट इज़ अंडर ट्रायल एट द मोमेंट, टेट्राज़ोटाइड वाले जो है। सो ओवरऑल एनी ऑफ दिस इज अ गुड आइडिया। Coming to androgens, anti-androgens, spironolactone is a very simple one, very simple. As this causes sort of a diuresis also, so my simple strategy is usually whenever I prescribe this, I tell them start with a 50 milligram morning dose, take it for about 4 weeks, and then double it, make it 100, and keep on taking in the morning rather than in the afternoon, night. क्योंकि रात को कौन उठे और रात को पिशी के लिए उठे और जाके वॉशरूम जाए, तो डायबिटीज होगा। एंड देन कीप ऑन टेकिंग फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। इट हैज़ एक्सेलेंट इफेक्ट ऑन फेशियल हेयर्स और दूसरे अनवांटेड हेयर्स पे। ओवुलेशन के अंदर लिट्रोजॉल रिमेन्स द फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग, बट रिमेंबर मोस्ट लाइकली इट विल नॉट वर्क जो है इन PCO गर्ल्स। विमेन, ऑल्दो लिटरेचर सेज it is the first line, but in our experience also it will not be working alone. You will need some kind of क्या चाहिए होंगे, HMGs टाइप की कोई ना कोई ऐड करना पड़ेगा इसके साथ। They will not work as we expected कि they will work. HMGs का एडिशन इसके साथ करना पड़ेगा to get a good result. So people who have been taking letrozole alone will take a long time because of their AMH being high. They will not respond. Even for IVF alone will not work. You need to have HMGs. But जो IVF के लिए नहीं भी जा रहे, उनके अंदर भी addition of HMGs will definitely give a big boost to these women to get pregnant. And the ones who are not wanting to have a pregnancy, small subset or big subset, whatever it is situationally, oral contraceptives are a very good choice in them. So for insulin resistance, metformin. If they don't want a pregnancy, oral contraceptive, hairs के लिए भी, skin के लिए भी, and also cycle regularity there. And if the weight is there, diet, exercise, and behavioral therapy plus any of these medications along with that will work for them. So other चीज़ें जो environment में हमें काम करने की ज़रूरत है, try to boycott the papers ones,
द फोम ग्लासेस, जिनका पेपर तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन फोम वाले जो हैं ट्राई टू अवॉइड देम. पेपर इज नॉट दैट बैड. फोम वाले जो ग्लासेस हैं, कप्स हैं, शुड बी टोटली अवॉइडेड. यूज ग्लास, यूज स्टेनलेस स्टील ग्लासेस. दिस इज far better. ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स. एंड लास्टली ये होगा कि हमें ओवरऑल अपने रेगुलेशंस को टाइट करने की ज़रूरत है. जैसे एक ज़माने में प्लास्टिक की थैलियों के ऊपर बात चली थी, इस तरह हमें मग्स के ऊपर भी बात करने की ज़रूरत है कि उसके अंदर कम से कम इस्तेमाल किए जाएँ. इनकरेज करें कि ग्लास यूज़ करें, इनकरेज यूज़ करें कि स्टील से की चीज़ों में पिएँ. एंड देन देयर आर एरियाज के वी नीड सो फार लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ चाहिए. हमें जेनेटिक एनवायरनमेंट पे और स्टडीज़ करने की ज़रूरत है, और हमें अपने स्टैंडर्डाइजेशन की ज़रूरत है. जो अभी तक क्राइटेरियाज रिफाइन हुए हैं, और उसके अंदर जो टेक होम के अंदर मैं कहूँगा कि डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के लिए स्टॉप यूजिंग अल्ट्रासाउंड टू मेक द डायग्नोसिस ऑफ PCO. यू डू एन अल्ट्रासाउंड टू रूल आउट पैथोलॉजी. हाइपर एंड्रोजनिज्म का कोई फीचर प्रेजेंस हो विद इरेगुलर साइकिल, लेबल तो ना लगाएं उसको. डायग्नोज देम एज PCO एंड ट्रीट विद देम. अगर ओबिसिटी है तो स्पेशली उनका वेट लॉस कराने का करें. सो टेक होम में वही बात मैंने कहा कि PCO इज़ अ कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर, और इन सब चीज़ों पे इफेक्ट डाल रहा है. ओबिसिटी को कंट्रोल करना है. एनवायरनमेंट में हमें अपने तौर पे और अपने इर्द गिर्द के लिए सबके लिए सोचना है कि उसको बेहतर तौर से हम एनवायरनमेंट बनाएं. और लास्टली मल्टी डिसिप्लिनरी मैनेजमेंट के साथ लाइफस्टाइल, फार्मास्यूटिकल को नहीं कहना चाहिए बल्कि फार्माकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेटजीज वुड बी एब्सोल्युटली एसेंशियल टू मेक अ वे फॉरवर्ड. अच्छा, these are some of the references with some clinical experience and patient expectations. जो गुफ्तगू के बाद जो चीज़ें वो इसमें ऐड की हैं. और लास्ट के अंदर मैं ये कहूँगा, टू फॉस्टर पॉजिटिव चेंज, जैसे मैंने शुरू में कहा था, वन मस्ट adopt the holistic approach needed for PCO management, highlighting the interconnected power of lifestyle, diet, exercise, sleep, and in pharmacological जो medications हैं, and environment जिसमें toxin reduction and toxin free life गुजारने की हम करें. And your body is a garden. Nurture it with mindful choices in diet, movement, and environment, and you will cultivate wellness even amidst the PCO. And thank you.